गुड मॉर्निंग। आज हम क्यूबरनेटिस के अंदर मल्टीपल डोमेन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। एक क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप करेंगे। उसमें हमारे पास मल्टीपल डोमेन्स होंगे। वी विल हैव मल्टीपल डोमेन, और ये डोमेन हमारे रियल डोमेन है जो आपने कहां से बाय कर रखे हैं। यू हैव बॉट फ्रॉम गोडेडी। ठीक है। सो मैंने आपको बोल दिया था कि अगर आपको डेवऑप्स में आगे बढ़ना है तो दो चीजें आपके पास होनी मैंडेटरी है, एक तो रियल सर्वर और एक रियल डोमेन। तभी हम कुछ आगे कुछ प्रोडक्टिव वर्क कर पाएंगे, रियल यूज के सिनेरियो केसेस पर वर्क कर पाएंगे। सो मेरे पास दो डोमेन अवेलेबल है। एक मेरा स्टूडेंट का विजय जी डॉट एक्स वाई जेड, और दूसरा डोमेन मेरे पास SNE NMH.xyz। सो दीज आर कॉल्ड प्राइमरी डोमेन्स। जो आप डोमेन प्रोवाइडर से बाय करते हो उसे बोलते हैं प्राइमरी डोमेन। और डोमेन से आगे जो डॉट करके लगता है उसे हम बोलते हैं सब डोमेन। ठीक है ना। तो सब डोमेन हम बना सकते हैं, मगर प्राइमरी डोमेन को हमें बाय करना पड़ता है ईयरली बेसिस पर। सो आज हम ये करेंगे, मल्टीपल डोमेन्स को हम लेंगे और क्यूबरनेटिस का क्लस्टर हम सेटअप करेंगे, और उसके अंदर हम दो पॉड लेंगे। और एक पॉड हमारा अपाचे का होगा, एक पॉड हमारा एंजिनिक्स का होगा। अपाचे का पॉड के हम 3 रेप्लिकास करेंगे और एंजिनिक्स के पॉड के भी 3 रेप्लिकास करेंगे। तो आज ये हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि पर्टिकुलर विजय वाला जो डोमेन है वो किसको पॉइंट करेगा, इट वर्क्स को। इट वर्क्स किसके अंदर आता है, अपाचे के अंदर आता है। ठीक है। और SNE NMH वाला जो डोमेन है वो किधर पॉइंट करेगा, एंजिनिक्स को पॉइंट करेगा। और आज हम ये भी देखेंगे कि उन डोमेन्स पर हमें क्या सेटअप करना है, SSL सेटअप करना है, HTTPS। सो ये एस जो होता है ये SSL सर्टिफिकेट्स के लिए होता है, तो ये भी हम करेंगे। पूरा क्लास 0 से होने वाली है, तो ये सारी चीजें आपको वन बाय वन समझनी है। सबसे पहले सर्वर पर गए, सर्वर को हम फॉर्मेट करेंगे। सर्वर को हम फॉर्मेट करेंगे यहां से, और यहां से रीइंस्टॉल आएगा हमारे पास। एडवांस इमेज इंस्टॉलेशन पर जाएंगे। आप ओएस हमेशा उबंटू यूज करेंगे, उबंटू LTS। कोई LTS का फुल फॉर्म बता सकता है भाई? लॉन्ग टर्म सपोर्ट। ठीक है ना। और पासवर्ड यहां से मैं जनरेट कर लेता हूँ। ये इसकी पूरी प्रोसेस मैंने बता रखी, इनेबल यूजर किया मैंने। और क्लाउड इनिट मेरी इनिशियल सर्वर जब बूट होता है उस समय आपको कुछ पैकेजेस अगर आपको इंस्टॉल करने हैं तो क्लाउड इनिट हम यूज कर सकते हैं। सो मैंने क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट ऑलरेडी बना रखी है। आप पीपीटी में जाना, कंट्रोल F करना, कंट्रोल F, F मतलब फाइंड, और यहां पर लिखना क्लाउड इनिट। क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्लाउड इनिट। क्लाउड इनिट लिख के आपको सर्च करना है। तो क्लाउड इनिट का इंस्ट्रक्शन 603 नंबर की शीट पर आपको मिलेगा, गिटहब का लिंक मिलेगा, और इस शीट पर वो सारे इंस्ट्रक्शंस मैंने दे रखे। इसमें क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप करने के लिए K3D क्लस्टर क्रिएट, क्लस्टर का नाम, एक सर्वर, एक एजेंट, और डिफॉल्ट जो हमारे पास लोड बैलेंसर है ट्रैफिक का वो मैं यहां पर डिसेबल कर रहा हूं। ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन भी यहां पर मैंने दे रखा है। उसके बाद पोर्ट 80 और पोर्ट 443 को ओपन कर रहा हूं मैं क्लस्टर पे। सो यहां पर ये ओपन करने का ये रीजन ये है कि जैसे ही रिक्वेस्ट आप अगर HTTP से करोगे तो आप रिक्वेस्ट अपने क्यूबरनेट के क्लस्टर के किस पोर्ट पर करोगे, पोर्ट नंबर 80 पर। क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर होता है 80, और HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, इसका पोर्ट नंबर होता है 443। तो आपके सर्वर पर जो क्यूबरनेटिस का क्लस्टर सेटअप है उस पर रिक्वेस्ट किन दो पोर्ट्स पर आ सकती है, या तो पोर्ट 80 पर आएगी या पोर्ट 443 पर आएगी। इन दोनों पोर्ट के गेट को अपने को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, तभी आपके ट्रैफिक क्लस्टर के अंदर आ सकता है। तो क्लस्टर सेटअप करते समय आपको ये पोर्ट मैपिंग करनी पड़ेगी। इस पोर्ट मैपिंग से आप क्या कर रहे हो, आप पोर्ट को अपने क्लस्टर पर, अपने सर्वर पर ओपन कर रहे हो, ताकि एक्सटर्नल ट्रैफिक जो डोमेन सर आएगा, जैसे ही आप ब्राउजर पे हिट करोगे, जैसे ही आप ब्राउजर पे हिट करोगे, ये ट्रैफिक आपका कहां जा सकता है, क्लस्टर के अंदर पहुंच सकता है। और क्लस्टर के अंदर पहुंचने के बाद
इस ट्रैफिक को आगे कहां तक पहुंचाना है, इसकी जवाबदारी किसकी होती है? सर्विस की होती है। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो फटाफट हम क्या कर लेते हैं, सर्वर को फॉर्मेट कर लेते हैं। फॉर्मेट करने के लिए क्लाउड इनिट की स्क्रिप्ट मैंने रेडी कर रखी है, आप खुद भी करवा सकते हैं, और प्रीवियस क्लासेस में मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप बता रखा है आपको। तो मैं अपना टाइम को सेव करने के उद्देश्य से क्लाउड इनिट की रेडीमेड स्क्रिप्ट करूंगा और इसको मैं फॉर्मेट करूंगा, और फॉर्मेट होते ही मुझे क्या मिल जाएगा, अपना एक क्लस्टर रेडीमेड सेटअप मिल जाएगा। फॉर्मेट होने के तुरंत बाद आपको क्या करना है, विंडो आर प्रेस करना है, सीएमडी पर जाना है, और आप अपने सर्वर को पिंग करोगे। यहाँ पर मैंने पिंग किया, -t किया। अब आप देखना सर्वर से रिप्लाई आएगा, सर्वर पे रिप्लाई आना बंद हो जाएगा। ये देखो कुछ सर्वर का रिप्लाई आया और सर्वर का रिप्लाई आना बंद हो गया। ये जो बंद हो रहा है, इस समय हमारा सर्वर क्या हो रहा है, फॉर्मेट हो रहा है। सो सर्वर विल नॉट वर्क मीनवाइल योर सर्वर इज गेटिंग फॉर्मेटेड, है ना? जब आप सिस्टम को रिबूट करते हो उस समय आपका सिस्टम काम नहीं करता है, रिबूट होने के बाद काम करेगा। सो राइट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, सर्वर इज गेटिंग फॉर्मेटेड। जैसे मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट करते समय कुछ डाटा रहता है क्या, सब उड़ जाता है ना? सिमिलरली ये कंडीशन फॉर्मेट पर भी रहती है, रीइंस्टॉल पर भी होती है। सो ऑल द डाटा विल बी गॉन meanwhile you have formatted or reinstalled the new OS. Got it? So after some time you will start again a reply back from the server. Once you are getting the reply back from the server, it means OS is successfully installed. So let's see control C. कंट्रोल सी से क्या हुआ, क्लोज। उसके बाद आप करोगे SSH कीजेन डैश कैपिटल R, सर्वर की आईपी ली आपने, सर्वर की आईपी लेके कॉपी किया, सर्वर की आईपी आप यहाँ पर करेंगे। एक बार आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी, उसके बाद आप सर्वर में लॉगिन करोगे। SSH यूजर नेम @IP एड्रेस, यस किया मैंने, और सर्वर का पासवर्ड, सर्वर का पासवर्ड मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेव कर रखा है। सो यहाँ से सर्वर का पासवर्ड मैं ले लेता हूँ। ये सर्वर का पासवर्ड मैंने सेट कर रखा है, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने इसको एंटर किया, ये हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानना है वार लॉग्स फोल्डर के अंदर, वार लॉग फोल्डर के अंदर ls-l किया। सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है क्लाउड इनिट आउटपुट लॉग फाइल, इसको आपको टेल कमांड से फॉलो करना है, क्लाउड इनिट डैश आउटपुट डॉट लॉग। इस फाइल में आप देखोगे बिहाइंड द सीन बैकग्राउंड में क्लाउड इनिट क्या कर रहा है आपके लिए, आपके लिए वो सारी चीजें इंस्टॉल कर रखा है जो आपने यहाँ क्लाउड इनिट के अंदर डिफाइन कर रखी थी। सो स्टार्ट कहां से करेगा, ऊपर से, ऊपर से लेके एक एक लाइन प्रोसेस करते करते लास्ट में आपकी लाइन नंबर 74 तक प्रोसेस कर देगा। तो हमारा कुल मिला के क्लाउड इनिट क्या कर रहा है, मेरा थोड़ा टाइम सेव कर रहा है। अदरवाइज मेरे को हर एक कमांड चला चला के 10-15 मिनट तो मेरा क्लस्टर सेटअप करने में ही चले जाएगा। तो मैं क्या यूज कर रहा हूं, क्लाउड इनिट। सो व्हाट इज क्लाउड इनिट, क्लाउड इनिट इज अ initial script file for a server, ठीक है ना? whenever a server is getting formatted, if we need some kind of configuration to be installed, so we can use cloud init। और प्रोडक्शन में हम ansible यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशंस करने के लिए, ठीक है। सो आप ये देखो, आप ये देखो इंस्टॉल हो रही हैं कुछ चीजें, ठीक है। सो यहां पर इसको इंस्टॉल होने देते हैं। अब मैं जाता हूं अपने दोनों डोमेन पर, आपको दो डोमेन चाहिए होंगे, ठीक है ना? आपको दो डोमेन चाहिए होंगे, दोनों डोमेन मेरे पास अवेलेबल है। वन बाय वन में लॉगिन करूंगा, अपने GoDaddy अकाउंट पर जाऊंगा। मैं अपने GoDaddy अकाउंट पर गया, और आपको अपने डोमेन पर क्या बनाना पड़ेगा, सब डोमेन्स बनाने पड़ेंगे। सो यू नीड टू क्रिएट सब डोमेन्स, ठीक है। सो सब डोमेन्स हम जाके बनाएंगे। साइन इन किया मैंने पर्टिकुलर, ये विजय का अकाउंट में मैं ऑलरेडी लॉग्ड इन हूं। माय प्रोडक्ट, और यहां पर आप जाएंगे डोमेन पर, और ये रहा मेरा डोमेन vijayji.xyz, ठीक है। ये मेरा पर्टिकुलर डोमेन आ गया, ये देखो, ये रहा vijayji.xyz, ये मेरा डोमेन पैनल। और यहां जाके आपको डीएनएस सेक्शन में जाना पड़ेगा। डीएनएस का मतलब क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। डीएनएस सेक्शन में जाके डीएनएस रिकॉर्ड, डीएनएस रिकॉर्ड में जाके ऐड न्यू रिकॉर्ड, ऐड न्यू रिकॉर्ड में जाके सब डोमेन्स बनाने के लिए, इन ऑर्डर टू क्रिएट सब डोमेन,
in order to create subdomains, what we need to create some a record in the DNS पैनल। आपको अपने DNS पैनल में जाके क्या क्रिएट करना पड़ेगा? ए रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। सो ए रिकॉर्ड मुझे किस टाइप का क्रिएट करना है? डेट वाइज बनाना है। आज है 13 अप्रैल 2026, तो आपका जो डोमेन ले लिया आपने और उससे आगे कुछ आप अप्रैल 13-2026 इस नाम का आपको डोमेन बनाना है, सब डोमेन बनाना है। गॉट इट? क्योंकि दिस इज माय प्राइमरी डोमेन एंड दिस इज माय सब डोमेन। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड प्राइमरी डोमेन। समझ में आ रहा है? विजय जी डॉट एक्स वाई जेड क्या है? प्राइमरी डोमेन। और विजय जी से पहले ये जो कुछ भी लिख रहा हूं ये मेरा क्या है? इट्स अ सब डोमेन। और सब डोमेन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ए रिकॉर्ड क्रिएट करना पड़ता है। तो मैं भी अपना ए रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है ना? सो देर आर मेनी काइंड ऑफ ए रिकॉर्ड्स अवेलेबल, A, CNAME, MX, TXT, ठीक है ना? बट वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन ए रिकॉर्ड्स। ए रिकॉर्ड्स आर यूज टू क्रिएट सब डोमेन्स। गॉट इट? यहां पर नेम पर गए और नेम पर आपको ये वाला पार्ट लिखना है। ये लिखा और आपको वैल्यू में सर्वर की आईपी, अपने सर्वर की आईपी जो 73 वाली है, इस 73 आईपी को लिया, यहां पर मैं गया, पेस्ट किया, सेव किया। और आप देखना अपडेटिंग डीएनएस रिकॉर्ड, ये अपडेट हो रहा है। ये अपडेट होते ही तुरंत कंट्रोल सी प्रेस करना है, विंडो आर प्रेस करना है और आप पिंग करना है, पिंग, और अपना डोमेन, अपना सब डोमेन प्लस प्राइमरी डोमेन को लिया और रिप्लाई आना चाहिए। इस पूरे पार्ट को उठाया, इसमें ध्यान रखना HTTP मत लेना, साथ आगे HTTP नहीं होना चाहिए, कॉलन स्लैश स्लैश नहीं होने चाहिए, ओनली सब डोमेन एंड प्राइमरी डोमेन, एंड हिट करना है। रिप्लाई आना चाहिए, एक बार में नहीं आएगा, दो बार में नहीं आएगा, एक आध बार आप करके देखना तो रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप रिप्लाई में आपको नोटिस क्या करना है? आपके अपने सर्वर की आईपी दिखाई देनी चाहिए। अगर किसी और के सर्वर की आईपी दिखाई दे रहा है, इसका मतलब प्रॉपरली डीएनएस प्रोपगेशन नहीं हुआ है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो रिप्लाई करते समय ध्यान कहाँ होना चाहिए हमारा? कि जो रिप्लाई आ रहा है उसमें हमें अपने सर्वर की आईपी दिखाई देनी चाहिए, तो ही आगे काम हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया? तो मैंने एक डीएनएस को पॉइंट करवा दिया अपने सर्वर पर, बिल्कुल करवा दिया। चलो अब दूसरे डीएनएस को भी पॉइंट करवा लेते हैं। यहां से मैं लॉग आउट किया। तो आप इस असाइनमेंट को करने से पहले 2 लोग 3 लोग आपस में एक दूसरे के डीएनएस की आईडी पासवर्ड शेयर कर लेना, ठीक है ना? क्योंकि असाइनमेंट करने के लिए आज का असाइनमेंट ही इसी बारे में है कि भाई 2 डोमेन को हमें क्लस्टर पर एसएसएल के साथ में क्यूबरनेटिस क्लस्टर पे सेटअप करना है। सो मैं यहाँ पर साइन इन पर गया, साइन इन पे क्लिक किया, और मेरा जो दूसरा स्टूडेंट है जिसका दूसरा डोमेन हमारे पास अवेलेबल है, एसएनई वाला, ये डोमेन किसी ने परचेस कर रखा है। सो उसके डोमेन से मैं लॉगिन करता हूं एक बार। सेम काम किया मैंने लॉगिन किया और मैं उसके पैनल में लॉगिन कर जाऊंगा। एक बार बाहर निकला, एक बार फिर से ट्राई करता हूं, शायद इस बार ले ले। किसी का खरीद रखा है, आईडी पासवर्ड दे सकते हो? है, कर सकता हूँ लॉगिन, के नहीं कर सकता हूँ? क्या है सर?
चलो यहां पर देख लेते हैं। ऑलमोस्ट मेरा क्लाउड इनिट का आउटपुट हो गया है। मैं कंट्रोल सी कर रहा हूँ, बाहर निकल रहा हूँ, सीडी किया और kubectl। सबसे पहले डॉकर चेक कर लो, डॉकर डैश डैश वर्जन नहीं हुआ, क्या रीजन है? लॉग चेक किया, पासवर्ड सर स्मॉल में। यार 9 सर, एसएमएस भेज रहा हूँ, ओटीपी बता देना सर। क्योंकि लेक्चर को पूरा करने के लिए सर 2 डोमेन चाहिए मेरे, एक से भी कर सकते हैं मगर 2 डोमेन चाहिए। भले ही आज 10:30 बज जाएगी मगर आज खत्म करके छोड़ूंगा मैं। 15375। ठीक है, तो मेरे पास शुभम जी डॉट शॉप करके डोमेन है, तो मैं अपना डोमेन चेंज कर लेता हूँ, शुभम जी डॉट शॉप। और इस शुभम जी डॉट शॉप पर मुझे क्या करना है? शुभम जी डॉट शॉप पर मुझे क्या करना है? आज की डेट का सब डोमेन बनाना है। तो ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्टिव ये यहाँ पर अच्छी तरीके से क्लियर समझ में आ जाएगा कि भाई करना क्या है। 2 डोमेन लेने हैं, 2 स्टूडेंट के आपस में एक दूसरे के शेयर कर लेना डोमेन, और सब में जा जाके क्या बनाने हैं? आज की डेट का सब डोमेन बनाना है। कैसे बनाओगे? ए रिकॉर्ड क्रिएट करके। ये सारी डेवऑप्स की चीजें हैं, आपको आना चाहिए, और रोज करवाऊंगा मैं, तो ये रोज का हैबिट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब शुभम में जाके मैं ये वाला सब डोमेन बना लेता हूँ, अप्रैल 13-2026। सो यहां पर मैं गया शुभम वाले डोमेन पर पर्टिकुलर, और डीएनएस पर मैं गया, ए रिकॉर्ड्स पर हम गए, और ड्रॉप डाउन में से क्या चूज करूंगा मैं? ए रिकॉर्ड। नेम में क्या चूज करेंगे? ओनली द सब डोमेन नेम, कोई एचटीटीपीएस नहीं, कोई प्राइमरी डोमेन नहीं। और वैल्यू में अपने सर्वर की आईपी, जो मैंने आपको दे रखा है अपने सर्वर की आईपी, ये दे रखी है मैंने 173 वाली आईपी, ये आपको यहाँ डाल देनी है। उसके बाद आपको करना है सेव। सेव करते ही जैसे ही ये ऑप्शन आएगा, आपको विंडो आर प्रेस करके सीएमडी ओपन करना है, और तुरंत आप क्या करोगे? पिंग अपना डोमेन, जो जस्ट आपने जिसके लिए ये रिकॉर्ड क्रिएट किया है, मैंने किया है शुभम जी वाले पर। सो अप्रैल 13/2026 डॉट शुभम जी डॉट शॉप नाम से इन्होंने डोमेन परचेस कर रखा है। -3 किया मैंने पिंग किया, पिंग शुभम जी डॉट शॉप और -t। एक बार में पिंग रिक्वेस्ट फेल हो जाती है, दूसरी बार में भी फेल हो सकती है, तीसरी बार में भी हो सकती है। आपको 5-6 बार ट्राई करना है। मतलब मोस्टली मेरे केस में तो 2 बार में हो जाता है। तो अभी यूं नहीं है कि एक बार करके ना बोलो सर हो ही नहीं रहा, भाई 2-3 बार उसको करना। क्योंकि इस टाइम पीरियड को, जैसे ही आप डीएनएस रिकॉर्ड अपडेट करते हो, इस टाइम पीरियड को बोलते हैं प्रोपोगेशन टाइम। और ये प्रोपोगेशन टाइम 0 सेकंड से लेके 48 आवर्स तक का होता है। तो कभी कभी रिप्लाई आपको 1 सेकंड में आने लग जाएगा, और कभी कभी ऐसा अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो आपको 1 घंटे तक भी रिप्लाई नहीं आएगा, और कभी कभी ऐसा होगा भैया 1 दिन भी लग जाएगा तो भी रिप्लाई नहीं आता है। तो दिस विंडो पीरियड इज कॉल्ड प्रोपोगेशन टाइम फ्रॉम 0 सेकंड टू 48 आवर्स। तो देखो अभी अपनी किस्मत सही है कि डीएनएस रिकॉर्ड उधर मैंने अपडेट किया और इधर तुरंत रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, मैं आगे बढ़ सकता हूँ। ठीक है ना? तो मेरे दोनों डोमेन मैंने पॉइंट करवा दिए अपने सर्वर पर। ठीक है ना? तो जैसे ही मैं ब्राउजर में हिट करूंगा,
इस डोमेन को लिया, ब्राउजर में गया, और जैसे ही ब्राउजर पे हिट करके इंटर करूंगा तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम मेकिंग एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट होके इंटरनेट पर होते हुए कहाँ आएगी, मेरे सर्वर पर, 173 वाले सर्वर पर मेरे पास रिक्वेस्ट आ जाएगी। अब उस रिक्वेस्ट को हैंडल कैसे करना है वो अब पूरा सेटअप हम करेंगे, हम पूरा क्लस्टर सेटअप करेंगे। चलो देखते हैं, ये रहा मेरा सर्वर, ठीक है, वन बाय वन चेक करते हैं भाई हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहले तो डॉकर चेक कर लो, डॉकर डैश डैश वर्जन, डॉकर वर्जन। मुझे लगा है कि क्लाउड इनिट शायद प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं हुई है, क्या दिक्कत हो सकती है, शायद स्क्रिप्ट में दिक्कत होगी, तो मैं पूरा ही वन बाय वन इंस्टॉल कर देता हूँ। कंट्रोल एफ किया, पता नहीं क्यों नहीं हुआ इस बार, बाकी हर बार तो हो जाता है। सो मैं इंस्ट्रक्शंस में जाऊंगा। तो सबसे पहले पता है यार, क्लस्टर सेटअप करने के लिए K3D यूज करने के लिए कुछ नियम है कि भाई आपके पास डॉकर और डॉकर कंपोज होना चाहिए। सबसे पहला काम जो एपीटी अपडेट एंड एपीटी अपग्रेड, अब ये सारा ही जीरो से ही हो रहा है, पता नहीं क्लाउड इनिट मेरी चली नहीं इसलिए मेरे को करना पड़ेगा। यस, आपने शेल फाइल बना रखी है, वो कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, शेल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो ये सारा इंस्ट्रक्शन, अब भाई इतनी ये बेवकूफी मत करना कि ये यार ये सर ये कमांड है मुझे याद करनी है। कमांड को याद नहीं करना है, अपनी ऑफिशियल आपकी गिटहब की रेपो पे जाके एक रेपो के इंस्ट्रक्शंस बना, क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं याद नहीं कर सकते हम, ठीक है ना। वी हैव द ऑफिशियल कोड, कॉपी किया पेस्ट किया इंस्टॉल करेंगे, एंड वी विल समहाउ वी विल गेट डॉकर एंड डॉकर कंपोज। सो ये वाला पूरा इंस्ट्रक्शन मेरा क्या प्रोवाइड कर देगा मुझे, डॉकर और डॉकर कंपोज, ठीक है ना, जो कि मैंडेटरी है किसके लिए, K3D। K3D, डी मतलब डॉकर और K3 मतलब बेसिकली क्यूबरनेटिस का लाइट वर्जन, ठीक है ना। क्यूबरनेटिस का लाइट वर्जन क्या है, K3D है, जो कि किस किस कंपनी ने बनाया है भाई, कोई बता सकता है, रेंचर लैब्स ने, ठीक है ना। सो वी हैव अ लाइट वर्जन ऑफ क्यूबरनेटिस क्लस्टर इन प्रोडक्शन, K3D। सो क्यूबरनेटिस को अगर आपके सर्वर पर क्यूबरनेटिस सेटअप करना है आपको, तो आप मिनी क्यूब यूज कर सकते हो, K3S यूज कर सकते हो, काइंड यूज कर सकते हो, और क्यूब एडीएम यूज कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स है। मगर ये टूल्स को सेटअप करना भाई बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, आधा आधा घंटा लग जाएगा, एक एक घंटा लग जाएगा। मगर K3D इतना अच्छा बना रखा है, मुझे इतना बढ़िया टूल लगा है कि मात्र 1 मिनट के अंदर अंदर आपका क्या सेटअप कर देगा, क्लस्टर, और आप पूरी प्रैक्टिस क्लस्टर की क्यूबरनेटिस की इस पे कर सकते हो, K3D पे कर सकते हो। तो मेरा फेवरेट टूल, मीनवाइल यू आर लर्निंग क्यूबरनेटिस, ऑलवेज यूज K3D। और अगर आप कंपनी में होंगे तो आपको क्या फॉलो करना है, QADM यूज करना है, इट इज यूज फॉर प्रोडक्शन। तो मैं किसी कंपनी का काम नहीं कर रहा हूँ, अभी तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाने के लिए मैं क्या यूज कर रहा हूँ, K3D। जब मैं किसी कंपनी के लिए काम करूंगा, एक रियल क्लस्टर मुझे बनाना पड़ेगा, तब मैं क्यूबेडीएम यूज करूँ। इस ट्रेनिंग के जैसे ही क्यूबरनेटिस के कुछ लेक्चर्स होंगे, लास्ट में मैं आपको 3-4 रियल सर्वर हम बाय करेंगे और जिसमें पूरा सेटअप किसके थ्रू करके देखेंगे, क्यूबेडीएम। तो मोस्टली 99% मेरी क्यूबरनेटिस की ट्रेनिंग में कैसे अचीव कर सकता हूँ, K3D से भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो फोकस यही रहेगा कि इंस्टॉलेशन पर हम कम टाइम दें और सीखने पर ज्यादा टाइम दें, इसलिए मैंने K3D सेटअप किया। अब यहाँ पर मैं स्नैप इंस्टॉल kubectl dash dash classic. So what is kubectl? Kubectl is the command line tool for Kubernetes. Is kubectl is a part of architecture of Kubernetes? No. Kubernetes के आर्किटेक्चर का kubectl पार्ट है क्या, नहीं है भाई, ये तो एक्सटर्नल है सर। इस kubectl को आप अपने डेस्कटॉप पे भी डाउनलोड करके रख सकते हो। आपका Kubernetes का सर्वर पड़ा हुआ है अमेरिका में, पड़ा हुआ है जर्मनी में, पड़ा हुआ है चाइना में, पड़ा हुआ है, और आपका kubectl कमांड आपके अपने लोकल लैपटॉप में पड़ी हुई है। That is act as only a client tool which can help you to communicate with your cluster, Kubernetes cluster, ठीक है ना। सो ये सारी चीजें हैं। सो kubectl dash dash version
kubectl हो गया मेरा इंस्टॉल, kubectl वर्जन हो गया मेरा kubectl इंस्टॉल। चलो अब फटाफट हम क्या कर लेते हैं, अपना क्लस्टर सेटअप करते हैं। क्लस्टर सेटअप करने के लिए मैं यहाँ पर ये कमांड बता रहा हूं आपको, k3d क्लस्टर क्रिएट और क्लस्टर का नाम, और k3d क्लस्टर क्रिएट, क्लस्टर का नाम, क्लस्टर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने दे दिया प्रॉड नाम का क्लस्टर बना दिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो भाई, इस क्लस्टर में आपको सर्वर कितने चाहिए, एक, कितने आपको वर्कर नोड चाहिए, एजेंट कितने चाहिए, एक, ठीक है ना। मगर रियल में, रियल प्रोडक्शन में ये एजेंट या वर्कर नोड कितने हो सकते हैं, थ्योरेटिकल कितनी लिमिट है, 5000, 5000 रियल सर्वर। उस 5000 रियल सर्वर में से अभी मैं कितने रियल सर्वर पे काम कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ एक। ऐसे रियल प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में ऐसे सर्वर कितने हो सकते हैं, 5000। हर सर्वर का पैसा लगता है। अभी ये जो 173 वाला जो मैंने आपको दे रखा ना, इसका भी मेरे महीने का किराया लग रहा है 500 रुपए महीना। अब समझ लो किसी कंपनी के लिए अगर ऐसे सर्वर अगर 5000 हो, और ये तो एंट्री लेवल वाला सर्वर है, तो आप समझ सकते हो कि भाई पूरा रियल जब इंफ्रास्ट्रक्चर आता है तब रियल सर्वर होते हैं, और एवरी रियल सर्वर इज एक्टिंग एज अ एजेंट और वर्कर नोड। And what is the maximum limit of the worker node can be, it is 5000। so जब मेरे पास अगर कोई रियल वो होगा तो मैं मैक्सिमम कितने एजेंट ऐड कर सकता हूँ, 5000। बट ये K3D है, ये लर्निंग टूल है, इसमें आप ये 5000 नहीं कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप 5-10 से ज्यादा नहीं करोगे, आपका सिस्टम ही हैंग हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अभी मैं इस सेटअप को इजी रखने के लिए भाई एक सर्वर और एक एजेंट लेके काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब यहां पर आपको ये एक टूल ओपन करना, ये आपको एक ट्रैफिक करके एक लोड बैलेंसर होता है, एक इनग्रेस कंट्रोलर होता है यहाँ पर क्लस्टर के अंदर। जैसे ही आप यहाँ पर देखोगे, ये जैसे ही आप ब्राउजर से रिक्वेस्ट करोगे, ये रिक्वेस्ट आपके सर्वर पर आ रही है। इस रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए एक क्यूबरनेटिस का एक रिसोर्स है जिसको हम इनग्रेस कंट्रोलर बोलते हैं, जो आने वाली HTTP या HTTPS रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। वो K3D के साथ में बिल्ट इन होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रैफिक, ठीक है। सो उस ट्रैफिक को मुझे क्या करना पड़ेगा, डिसेबल करना पड़ेगा। क्यों डिसेबल करना पड़ेगा, क्योंकि मैं एक अलग से यूज करना चाहता हूं जिसे हम बोलते हैं ठीक है। सो ट्रैफिक हमारे पास बिल्ट इन है, तो अब मैं ट्रैफिक यूज नहीं करना चाहता हूं, मैं एनजिनिक्स यूज करना चाहता हूं। एनजिनिक्स जैसा कि आपको पता है, एनजिनिक्स एक वेब सर्वर है। तो ये वेब सर्वर के साथ साथ में ये आपके क्यूबरनेटिस के इंग्रेस कंट्रोलर की तरह भी काम कर सकता है, कि भाई एक्सटर्नल ट्रैफिक को रिसीव करने का काम भी कर सकता है। तो ये एक टूल, सेपरेट टूल है, जो कि हमें डाउनलोड करना पड़ेगा। तो पहली बात, K3D के अंदर जो बिल्ट इन है उसको तो अपने को क्या करना पड़ेगा, क्लस्टर बनाते समय डिसेबल करना पड़ेगा। अगर ये भी रहा ने वो भी आ गया, तो दोनों ट्रैफिक को हैंडल करेंगे तो कोई भी ट्रैफिक को हैंडल नहीं कर पाएगा। तो एक को बंद करना पड़ेगा कि भैया ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए आने वाले ट्रैफिक को कौन हैंडल करेगा, एनजिनिक्स का इनग्रेस कंट्रोलर हैंडल करेगा। तो हम इस ट्रैफिक वाले को क्लस्टर बनाते समय ही इसको हम क्या कर रहे हैं, डिसेबल कर रहे हैं, ताकि ट्रैफिक नाम की कोई इनग्रेस कंट्रोलर के कोई भी रिसोर्सेज हमें अवेलेबल नहीं होंगे। तो बस यही कमांड आपको चलानी है। इस कमांड को मैंने ले लिया, ये लिया, आगे गए, और मुझे पोर्ट मैपिंग करनी पड़ेगी। पोर्ट 80 लोड बैलेंसर, और पोर्ट 443:443। अब आपको पता होना चाहिए ये HTTP के स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर है। 80 किसके लिए है, HTTP के लिए, और 443 किसके लिए है, HTTPS के लिए। एस का मतलब बताओ, सिक्योर। और ये एस कब आता है, जब आप SSL सर्टिफिकेट गेट करते हो। कौन से प्रोवाइडर से, लेट्स एनक्रिप्ट, ठीक है ना, पता होना चाहिए। सो लोड बैलेंसर मैंने यहां पर किया। तो अब ये कमांड में चला तो रहा हूं, बट मेरे पास क्या अवेलेबल नहीं है, K3D अवेलेबल नहीं है। अब मेरा क्लाउड इनिट प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ है। मैं K3D पर गया,
और K3D हम यहाँ फटाफट इंस्टॉल कर लेते हैं। ये K3D इंस्टॉल हो गया। अब मैं क्लस्टर सेटअप कर लेता हूँ। K3D क्लस्टर क्रिएट, K3D क्लस्टर क्रिएट prod K3D क्लस्टर क्रिएट नहीं, जबकि K3D क्रिएट क्लस्टर, K3D क्रिएट क्लस्टर कमांड इज K3D क्रिएट क्लस्टर। सो आप यहां से हेल्प भी ले सकते हैं, K3D डैश डैश हेल्प। तो क्लस्टर K3D K3D क्लस्टर क्रिएट prod और डैश एस, ये मैं कमांड ले रहा हूँ, वही कमांड है पर्टिकुलर, और मैं अपना क्लस्टर सेटअप कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो ये मेरा क्लस्टर सेटअप हो रहा है। ये इमेज कौन पुल कर रहा है? क्यूबरनेटिस के आर्किटेक्चर में इमेज पुल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? CNI की। क्यूबलेट एजेंट और CNI की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि मैंने आपको डायग्राम में बता दिया था कि ये डॉकर हब से इमेजेस कौन पुल करता है। सब कुछ आपको इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे, एक एक चीजें पूछेंगे, मैं आपको बता भी चुका हूँ कि ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना कि भाई इमेज पुल हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, पॉड जब आप प्रोविजन करते हो। सो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुलिंग द डॉकर इमेजेस? इट इज कंटेनर रन टाइम, जिसे हम बोलते हैं CNI, कंटेनर CRI सॉरी, कंटेनर रन टाइम इंटरफेस। सो कंटेनर रन टाइम इंटरफेस वर्क्स विथ क्यूबलेट एंड इट कैन पुल द इमेज फ्रॉम रजिस्ट्री। सो ये हमारे पास आ गया। अब मैंने यहाँ पर kubectl गेट पॉड किया और सारे रिसोर्सेस, सारे नेम स्पेसिस से। सो आप देखो यहाँ पर मेरे पास ट्रैफिक नाम का कोई पॉड अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब ट्रैफिक लोड बैलेंसर मैंने कंप्लीटली डिसेबल कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर वन बाय वन हम सेटअप करते हैं। इसी असाइनमेंट को हमें दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा। पहला पार्ट तो ये हो गया, डोमेन वाला पार्ट हो गया। डोमेन पर हिट करते ही रिक्वेस्ट आपके सर्वर पर आ रही है। अब दूसरा पार्ट कर लेते हैं पॉड बनाने का। फिर हम बीच का गैप फिल कर लेंगे, कौन सा? सर्विस से लेके इंग्रेस तक का पार्ट हम फिल कर लेंगे। अभी मैं 3 HTTP के पॉड और 3 Nginx के पॉड मुझे बनाने हैं। ठीक है, तो मैं सर्वर पर गया, mkdir अप्रैल 13 नाम से मैंने आज का एक फोल्डर बनाया CD अप्रैल, ताकि सिस्टमेटिकली मैं अपनी जगह पर काम कर सकूं। ठीक है ना? सो विम httpd.yaml, और यहाँ पर हम अपने API रिसोर्सेज बना लेते हैं। सो वी विल हैव API वर्जन। सो मुझे क्या बनाना है? मुझे क्या बनाना है? मुझे HTTP के पॉड बनाने, सिंगल पॉड बनाना है, मल्टीपल पॉड बनाना है, तो भाई उसके लिए डिप्लॉयमेंट्स होता है ना? वर्कलोड्स, Kubernetes workload, which kind of Kubernetes workload you will use for provisioning web servers? Deployment. Why deployment? Because deployment doesn't store data. डाटाबेस जहां पर आ जाएगा तो अब हम डिप्लॉयमेंट यूज नहीं करेंगे, हम स्टेटफुल सेट्स यूज करेंगे। सो ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। सो बिकॉज दीज आर वेब सर्वर्स, HTTPD इज अ वेब सर्वर, Nginx is a web server. So which kind of deployment we will use? Deployment. Which kind of workload resource we use? Deployment. So यहाँ पर हम app/v1 एंड किस काइंड का ऑब्जेक्ट है? मेटाडेटा और स्पेक मतलब स्पेसिफिकेशन, काइंड, डिप्लॉयमेंट, मेटाडेटा ने ले लिया, नेम, और इस रिसोर्स का नाम। ये जो डिप्लॉयमेंट रिसोर्स है, ये जो हम बना रहे हैं, इन क्यूबरनेटीज एवरीथिंग इज अ ऑब्जेक्ट, इज अ रिसोर्स ऑब्जेक्ट।
सो उस जो भी आप बना रहे हो उसको नाम तो देना पड़ेगा ताकि कुबरनेटिस उसको रिकॉग्नाइज कर पाए। तो ये जो डिप्लॉयमेंट में बना रहा हूँ, इस ये जो मैं रिसोर्स बनाने जा रहा हूँ, इसको मैं नाम दूंगा माई डिप्लॉय नंबर 1। तो मैंने इसको रिसोर्स को नाम दे दिया ताकि इस रिसोर्स को मैं आगे चल के कंट्रोल कर सकूं। अब स्पेक पर गए, स्पेक पे सबसे पहले आपने क्या बोला कि भाई आपको चाहिए HTTPD के कितने रेप्लिका चाहिए? 3 चाहिए, बिकॉज दिस इज अ डिप्लॉयमेंट, इट हैज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड replicas. And how many replicas you need? 3. Then you need a selector, then you need template. तो टेम्पलेट का मतलब आपको कौन सी इमेज चाहिए, पॉड को डिफाइन करने वाला सेक्शन कौन सा कहलाता है? टेम्पलेट सेक्शन। तो पॉड पॉड के अंदर क्या है? इमेज है, कंटेनर है, कंटेनर किससे बना? इमेज से बना। इमेज किससे आएगी? कौन से टैग से आएगी? तो ये सारी पॉड से रिलेटेड जानकारी अपने को किधर देनी पड़ेगी? टेम्पलेट वाले सेक्शन के अंदर। ठीक है ना? सो ये टेम्पलेट वाले सेक्शन के अंदर दिया। अब भाई पॉड, जो मैं पॉड बना रहा हूँ उसका भी मुझे लेबल वेबल देना पड़ेगा, उसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। सो अगेन वो मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन मेटा डेटा में दूंगा। तो उसके बाद उसका स्पेसिफिकेशन। अब चूंकि पॉड है तो पॉड के अंदर क्या होता है? कंटेनर होते हैं। अब पॉड के अंदर एक कंटेनर हो सकता है कि मल्टीपल कंटेनर हो सकते हैं? मल्टीपल, सो दैट्स व्हाई कंटेनर्स। ठीक है ना? उसके बाद डैश दिया, तो डैश यामल के अंदर की वैल्यू ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है। जैसे मैंने यहां पर दे दिया, मैंने दे दिया मेरा फर्स्ट नेम, और अगली लाइन पे मैं मेरा क्या दे सकता हूं? लास्ट नेम। मैं अपना क्या दे सकता हूं? एड्रेस दे सकता हूं। तो ये डैश क्या डिनोट कर रहा है? ये डैश के बाद जितने भी आ रहे हैं वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट की जानकारी है। समझ में आ रहा है? उसके बाद मान लो मैंने एक और दे दिया, यहां पर डैश दे दिया, तो ये मेरा क्या हो गया? अगला ऑब्जेक्ट। जैसे जेसन में आप कर्ली ब्रेसेस में बना बना के नहीं रखते हो अरे ऑफ ऑब्जेक्ट में, वैसी तरीके से यहाँ पर ये हो रहा है। तो ये यामल का तरीका है, जो कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बोला था कि भाई वो मीडियम की वेबसाइट पर जाके वो एक आर्टिकल पढ़ लेना, थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिल जाएगा। नहीं तो मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ अच्छी तरीके से मैं आपको बता देता हूँ। तो आप एक तरफ काम करते हो, जेसन में काम करते हो, और एक तरफ आपका आ गया यामल। एक तरफ जेसन है और एक तरफ यामल है। जेसन में आप लेते हो अरे के अंदर क्या लेते हो? आप ऑब्जेक्ट लेते हो, पहला ऑब्जेक्ट कॉमा दूसरा ऑब्जेक्ट। पहले ऑब्जेक्ट में पहले व्यक्ति की जानकारी, एफ नेम इक्वल्स टू अनिल। समझ में आ गया? तो जेसन में आप ऐसे रखते हो, जेसन में आप इंफॉर्मेशन को इस तरीके से रखते हो। इसके अंदर गए दूसरे व्यक्ति की जानकारी। समझ में आया? तो जेसन में आप इंफॉर्मेशन को कैसे रखते हो? जेसन फाइल के अंदर इंफॉर्मेशन को इस तरीके से डिनोट करते हो। सेम इंफॉर्मेशन आप यामल के अंदर कैसे रख सकते हो? समझ में आया? और फिर से अगर मेरा डैश आ गया तो मेरा वो क्या कहलाएगा? अगला ऑब्जेक्ट की जानकारी कहलाएगी, अगला ऑब्जेक्ट कहलाएगा। कुछ समझ में आया? अब मुझे यहां पर फर्स्ट नेम अनिल है और लास्ट नेम उस सेम ऑब्जेक्ट के अंदर मुझे उसी ऑब्जेक्ट की मुझे जानकारी अगर स्टोर करनी है तो भाई वो मुझे उसके अंदर लिखना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्या होगा? अब अगला डैश लगाने की जरूरत नहीं है, अगला डैश लगाने की जरूरत नहीं। अगर अगला डैश लगा दिया तो वो आपके लिए क्या हो गया? अगला ऑब्जेक्ट हो गया। मगर उसी ऑब्जेक्ट की फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी है तो अंदर जाके बस एल नेम लिखना है। ठीक है? तो ये कुछ इस तरीके से, तो उसी तरीके से आप समझो। तो यहां पर मेरे पास कंटेनर्स है, तो पहले कंटेनर की जानकारी में मैं पहले कंटेनर का नेम देना चाहता हूं। सो माय कंटेनर नंबर 1। ठीक है? ये मेरा कंटेनर नंबर 1 है, ये कंटेनर का नाम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, ये कंटेनर किससे बनेगा? ये बनेगा HTTPD से बनेगा, और मैं इसके वर्जन नंबर, यहां से हब पर जाएंगे हम। नींद तो आएगी आपको, मगर क्या करो, अब करना तो है ही है। नींद तो आ रही है, वो तो मेरे को भी पता है, मगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये देखो, सो HTTPD is a image name and these are tags and I want to choose the oldest tag which is available. सबसे पुराना टैग आपको यूज करना है जानबूझ के, ताकि आप डिप्लॉयमेंट का सबसे पावरफुल
फंक्शंस यूज कर सको, सबसे पावरफुल फीचर यूज कर सको, रोलिंग अपडेट्स। रोलिंग अपडेट मतलब अगर आपके पास ऐसा कंटेनर है जिसके अंदर पुरानी इमेज है, तो डिप्लॉयमेंट वर्कलोड आपको क्या फैसिलिटी देता है कि इतना, उसके अंदर एक फीचर होता है रोलिंग अपडेट, जिसमें अगर आपके पास पुरानी इमेज है तो पूरा सेफली वो नई इमेज पे माइग्रेट कर सकता है एप्लीकेशन को, 1 सेकंड के लिए भी डाउन किए बगैर। जीरो टाइम डाउन टाइम मिलेगा और आपकी एप्लीकेशन, आपकी ओएस की इमेज अपडेट भी हो जाएगी। ठीक है ना? सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग 2, जबकि 2.4.66 लेटेस्ट है, मगर मैं जानबूझ के कौन सा टैग यूज करना चाहता हूं, पुराना, ताकि मैं डिप्लॉयमेंट रिसोर्स का सबसे पावरफुल फीचर रोलिंग अपडेट्स के बारे में भी आपको आगे चल के समझा सकूं। सो ये मैंने किया। अब यहां पर मैंने पोर्ट यूज कर लिया, मैंने पोर्ट यूज कर लिया और यहां से मैंने ले लिया कंटेनर पोर्ट यूज किया, कंटेनर पोर्ट कॉलन 80 यूज किया मैंने, कंटेनर पोर्ट 80 यूज किया। अब अब यहां पर जाके हम पर्टिकुलर सिलेक्टर्स यूज करेंगे। सिलेक्टर में मैच लेबल्स, और यहां पर हमारे पास मेटा डेटा है। यहां पर मेटा डेटा में हम यहां पर यूज करेंगे, मेटा डेटा में हम यूज करेंगे लेबल्स, और ये यहां पर की का नाम होगा, जैसे यहां पर मैंने बोल दिया की, और यहां पर होगा वैल्यू 1, की 1 वैल्यू 1, और यहां पर ठीक है। ये मैंने किया, स्किप किया, सेव किया, और यहाँ से मैं ls-l किया। यहाँ पर httpd.yaml फाइल आ रही है, इसको मैं kubectl apply -f httpd, और इसको मैं ड्राई रन करके देखूंगा, ड्राई डैश रन इक्वल्स टू क्लाइंट यूज किया मैंने, तो मेरा क्लाइंट सक्सेसफुली रन हो गया। अब मैं सर्वर पे रन करके देखूंगा इसको। सर्वर में अननोन फील्ड मैच लेबल, मैच लेबल्स, मैच मैच लेबल्स। ठीक है, यहाँ कंटेनर्स के बाद ये बोल रहा है कि जो आपका पहला कंटेनर है उसमें पोर्ट नाम की फील्ड प्रॉब्लम है, अननोन फील्ड है, तो शायद पोर्ट्स होगा। ठीक है, सो मैं इसको भी फिक्स कर लेता हूँ। ये पोर्ट पोर्ट की जगह क्या होगा, पोर्ट्स होगा। ठीक है ना? तो मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूँ ताकि आपको आपको वैलिडेशन भी सिखा सकूं कि भाई यामल लिख रहे हो तो भाई गलतियां हो सकती है कि नहीं हो सकती। मेरे से भी गलती हो रही है, यामल कौन याद रखेगा यार इतनी फील्ड्स, और याद कर भी सकते हैं बट गलती होने के चांसेस है। बट हम इस यामल फाइल को वैलिडेट कैसे करेंगे, वो ड्राई रन करके करेंगे, तो मैं ड्राई रन करके भी आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना? तो सर्वर का ड्राई रन किया, और कंटेनर पोर्ट्स ऑफ टाइप कंटेनर पोर्ट। सो यहाँ पर मैंने किया, कैट किया इसको httpd.yaml और कंटेनर कंटेनर पोर्ट, इस पर्टिकुलर फाइल को लिया मैंने और अपना वैलिडेट भी चेक कर लेते हैं। ये दोनों इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर दिए, कॉपी किया, इंस्ट्रक्शंस हम ओपन करते हैं। कंटेनर पोर्ट, सो यहां पर आप देखो ये डैश लगाना भूल गया। ये डैश डिनोट करता है एक, ठीक है ना, इन Kubernetes YAML the ports field inside the container must be a list और array। तो आप YAML फाइल के अंदर जो आप डिफाइन कर रहे हो, अगर डैश कर रहे हो तो वो YAML के अंदर क्या है, आपकी एक लिस्ट बनेगी, और अगर आप ये डैश नहीं दे रहे हो तो वो आपका क्या बन जाएगा, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, सिंगल ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जबकि मुझे यहाँ पर एक लिस्ट बनानी थी। सो यहाँ पर मैं लिस्ट बना लेता हूँ, इसको मैंने विम किया, और कंटेनर पोर्ट को मुझे क्या बनाना है, आई वांट टू क्रिएट अ लिस्ट, सो दैट्स व्हाई आई नीड टू डैश। जहां पे भी डैश आ रहा है YAML फाइल के अंदर, डैश का मतलब एक लिस्ट है, और डैश नहीं है, डायरेक्टली प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू है, तो वो YAML में क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। सो ये मैंने किया, और मैं इसको वैलिडेट करता हूँ, सर्वर से वैलिडेट किया मैंने।
कंट्रोल सी, एक बार और ट्राई करते हैं सर्वर वैलिडेट करके। हो गया, इस बार मेरा यामल फाइल वैलिडेट हो गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, अपनी सर्विस फाइल बनानी है। तो यहां पर मैं विम सर्विस डॉट यामल फाइल भी बना सकता हूं। ठीक है, ये मैंने बनाया, फाइल को सेव किया, ls-l किया। तो आपकी डिप्लॉयमेंट वाली यामल फाइल और सर्विस वाली यामल फाइल दोनों अलग अलग भी हो सकती है, और दोनों को आप सेम भी लिख सकते हो। इसका मतलब मैं एक ही सिंगल फाइल के अंदर भी काम कर सकता हूं। कल मैंने उसके अंदर बोला था कि भाई डिप्लॉयमेंट वाली यामल और सर्विस डॉट यामल क्या अलग अलग रख सकते हैं? अलग ही रखते हैं जनरली, मगर क्या उनके दोनों को कोड को सेम भी लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो सेम लिखने का तरीका क्या है? तो सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दो। डिप्लॉयमेंट वाला ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, लास्ट ही लास्ट में गए, लास्ट ही लास्ट में गए, लास्ट ही लास्ट में गए, और 3 डैश लगाने। कितने डैश लगाने? 3 डैश, और इंटर करना है। उसके बाद आप अपना कौन सा ऑब्जेक्ट बना सकते हो? दूसरा ऑब्जेक्ट बना सकते हो। दिस इज माय Kubernetes object number first which I am creating. Which kind of object I am trying to create? A deployment. And because you know in Kubernetes everything is Kubernetes object, so I have created the object number first. ये उसकी पूरी डेफिनेशन। और अब मैं क्या डिफाइन करने जा रहा हूं? ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड। तो कोई सा भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो टॉप लेवल की फाइलें तो सेम है। इसका मतलब टॉप लेवल के जो लेबल्स है वो तो फिक्स मिलेंगे, एपीआई वर्जन, काइंड, मेटा डेटा और स्पेक, ये चीजें तो फिक्स मिलेगी। सो यहां पर भी सेम टू सेम मैंने दे दिया, एपीआई, एपीआई वर्जन नहीं पता, काइंड क्या है नहीं पता, मेटा डेटा क्या है अभी नहीं पता, और स्पेसिफिकेशन क्या है नहीं पता। आपको इतना पता होना चाहिए कि भैया क्यूबरनेटिस का कोई सा भी ऑब्जेक्ट बनावे, ये टॉप लेवल के 4 लेबल्स तो फिक्स है, मैंडेटरी है, लेकिन नहीं लिखने हैं। किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट बनाओ। तो चलो, अब मैं किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ? सर्विस नाम का ऑब्जेक्ट बनाना चाह रहा हूँ। मगर मेरे को ये मालूम नहीं है कि भाई ये सर्विस ऑब्जेक्ट क्यूबरनेटिस वालों ने किस एपीआई वर्जन के अंदर डिफाइन कर रखी है। तो मेरे पास एक तरीका है कि मैं अपने एपीआई रिसोर्सेज को चेक कर सकता हूँ। kubectl एपीआई डैश रिसोर्सेज कमांड से आप चेक कर सकते हो। सो kubectl एपीआई रिसोर्सेज, kubectl एपीआई रिसोर्सेज। इस kubectl एपीआई रिसोर्सेज में आपको ये पता चल जाएगा कि भाई सर्विसेज वाला जो है, सर्विसेज वाला जो ऑब्जेक्ट है वो किसके अंदर, किस वर्जन के अंदर डिफाइंड है? V1 के अंदर। ठीक है ना? और डिप्लॉयमेंट भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। डिप्लॉयमेंट भी किसके अंदर डिफाइंड है? app/v1 के अंदर। ठीक है ना? तो आपको एपीआई वर्जन आप इससे पता कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पर गया विम httpd YAML, और यहाँ पर मैं सर्विस को तो डिफाइन करूंगा भाई इसमें V1 में, वर्जन फर्स्ट में, मेटा डेटा। सो हर क्यूबरनेटिस ऑब्जेक्ट को नाम देना जरूरी है। तो लाइक नेम कॉलन माय सर्विस वन। ये जो लेबल है, ये लेबल कौन यूज करेगा? हमारा इनग्रेस यूज करेगा। ये इनग्रेस यूज करेगा, इनग्रेस। तो जब भी एक्सटर्नल ट्रैफिक आएगा आपके पास, सबसे पहले उसको हैंडल करेगा इनग्रेस कंट्रोलर। ठीक है ना? जैसे ही ट्रैफिक आया सबसे पहले हैंडल करेगा इनग्रेस कंट्रोलर। इनग्रेस कंट्रोलर को कैसे पता चलेगा कि भाई फलाने सर्विस को देना? उसको कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उस सर्विस को नाम देना पड़ेगा। वो नाम यही है। यहां पर ये जो नाम दोगे, मैं इनग्रेस वाली जो फाइल बनाऊंगा उसके अंदर इस नाम को मैं डिफाइन करूंगा, इस वाले नाम, ताकि मैं अपने ट्रैफिक को क्या कर सकूं? रूट कर सकूं कि भाई ट्रैफिक आ गया है क्लस्टर पर, अब इस ट्रैफिक को आगे पहुंचाने की जवाबदारी किसकी है? सर्विस की है। तो मेरे पास अगर एक से ज्यादा सर्विस हुई तो मैं कैसे, इनग्रेस को कैसे पता चलेगा कि भाई सर्विस नंबर 1 को देना है कि 2 को देना है कि 3 को देना है? वो आप जब भी कोई सर्विस बनाते हो तो मेटा डेटा इसीलिए होता है कि आप उसको एक लेबल दे दो, ताकि आगे चल के आप इनग्रेस इस लेबल की सहायता से आप वो ट्रैफिक इस सर्विस तक पहुंचा सकता है। तो इनग्रेस से आएगा ट्रैफिक यहां पर, और यहां से आएगा अपने इस पर पर्टिकुलर। ठीक है ना? सो सर्विस में ले लेते हैं। अब आपको क्या एक से ज्यादा फाइल्स, एक से ज्यादा रिसोर्सेज, क्यूबरनेटिस के रिसोर्सेज क्या सिंगल फाइल के अंदर हम बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो। तो अगला क्या रिसोर्सेज मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं? बना सकता हूं ना? सो वो भी मैं बना सकता हूं। सो मैं अभी इसको यहां से डिलीट कर रहा हूं।
टीडी किया और मैं अपना ये डिफाइन कर देता हूं। अब यहां पर आए, अब यहां पर मुझे अपना टाइप डिफाइन करना पड़ेगा। टाइप मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया क्लस्टर आईपी। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपना लेबल्स डिफाइन करेंगे। ठीक है, एक आएगा हमारा बेसिकली टारगेट पोर्ट, टारगेट पोर्ट, एक हमारा आएगा टारगेट पोर्ट और एक हमारा आएगा पोर्ट। ठीक है, तो टारगेट पोर्ट यहां से आपको एक फाइल ओपन करनी है, पीपीटी ओपन करनी है, उसके अंदर मैंने डिफाइन कर रखा है पर्टिकुलर। ये वाला इस शीट के अंदर हमने सारा ही दे रखा। इस शीट के अंदर आप इंपॉर्टेंट देखना, 3 डॉट दिख रहे हैं, 3 डैश दिख रहे हैं। ये कितने रिसोर्सेस मैंने बना रखे हैं इस पीपीटी के अंदर, कितने क्यूबरनेटिस के रिसोर्सेस बना रखे हैं, 3। तीनों को डिवाइड कैसे कर रखा है मैंने, 3 डैश से। समझ में आ रहा है? और इसी इन तीनों रिसोर्सेस का आपस में एक दूसरे से कैसे रिलेशन है वो सारा मैंने रेड से बता रखा है। तो ट्रैफिक सबसे पहले किधर आएगा, इनग्रेस पर आएगा। इनग्रेस का पोर्ट नंबर 80 पर आएगा। तो इनग्रेस डोमेन से ट्रैफिक किस पर आएगा, आपके इनग्रेस पर आएगा, आपके क्लस्टर के इनग्रेस पर आएगा। इनग्रेस के पोर्ट नंबर 80 पर आएगा। वो ट्रैफिक होते हुए आपके किसको जाएगा, सर्विस को जाएगा। सर्विस पोर्ट 80 पर जाएगा। तो सर्विस के अंदर आपने टारगेट पोर्ट दे रखा है, मतलब जो पॉड है उस पॉड फलाने पॉड पर पोर्ट 80 पर भेजना है, तो ये हमने यहाँ पर दे रखे हैं। तो स्पेक के अंदर पोर्ट्स वाला सेक्शन लेना है हमें। स्पेक्स के अंदर हमें एक सेक्शन लेना है, पोर्ट्स नाम का सेक्शन लेना है। सो मैं यहाँ ले लेता हूँ पी पोर्ट्स कॉलन, और यहां पर मुझे अब क्या बनाना है, एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है ना, सो ये मैंने पोर्ट दिया यहां पर पर्टिकुलर पोर्ट 80 और टारगेट पोर्ट 80 दिया। ठीक है, टारगेट पोर्ट 80 दिया। अब यहां से हमें वो भी डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई सर्विस पर अगर पोर्ट 80 पर ट्रैफिक आएगा तो वो किसको भेजना है। तो यहाँ पर भी हमारे पास वो होना चाहिए कि पर्टिकुलर में इसको इस इन कीज को भी हम यहाँ पर कर लेते हैं कि माई httpd है ना, ये हो गया। और उसके बाद इसको मैंने सेव किया, इसको सेव किया, कैट किया, httpd को कैट किया। अब यहाँ पर मुझे सर्विस के अंदर एक लेबल चाहिए जिससे मुझे पता चल जाए कि यार इस लेबल पर मुझे ट्रैफिक भेजना है। इस पर्टिकुलर सर्विस को कैसे पता चलेगा कि ट्रैफिक इसको भेजना है, तो यहाँ पर हमें एक लेबल देना पड़ेगा। वो लेबल को हम चेक कर लेते हैं एक बार। सो हमें अपना लेबल डिफाइन करना पड़ेगा। सो डिफाइन टारगेट लेबल इन सर्विस। सो टारगेट लेबल मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। सर्विस इज मिसिंग द सिलेक्टर पार्ट। ठीक है ना, तो हमारी जो सर्विस है वो किसको मिस कर रही है, एक सिलेक्टर वाले पार्ट के। भाई सर्विस पे ट्रैफिक आ गया, मगर सर्विस को कैसे पता चलेगा भाई ट्रैफिक इधर देना है कि उधर देना है कि उधर देना है कि उधर देना है। तो मैंने सभी पॉड की डेफिनेशन में आपको सबको लेबल दे रखा है। ठीक है ना, जब मैं पॉड बना रहा हूं तो जब मैं ये टेम्पलेट वाले के अंदर ये पॉड की डेफिनेशन है, इस पॉड को डिफाइन करते समय क्या मैंने लेबल्स दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। तो ये टारगेट ये सर्विस के अंदर उसी सिलेक्टर के थ्रू में इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ कि आने वाले ट्रैफिक को इसको आपको भेजना है। सो यहाँ पर हमें सिलेक्टर वाला पार्ट लेना है और टारगेट आईपी के बाद में आप ले सकते हो टाइप क्लस्टर आईपी के बाद में सिलेक्टर पार्ट ले लेते हैं। विम किया मैंने पर्टिकुलर और टाइप के बाद में मैंने यहाँ पर सिलेक्टर ले लिया। सो सिलेक्टर कॉलन, और कौन सा सिलेक्टर, यही वाला, एग्जैक्टली यही सिलेक्टर होना चाहिए। तो ये यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। समझ में आया? तो ट्रैफिक पोर्ट 80 पर आया। अब पोर्ट 80 से भेजना है पोर्ट 80 पर, मगर कौन से पोर्ट 80 पर, तो भाई ऐसे पोर्ट 80 पर जिस पॉड को लेबल मैंने ये दे रखा।
क्योंकि हो सकता है मेरे पास उस पूरे क्लस्टर में मल्टीपल मेरे पास क्या हो, पॉड डेफिनेशंस हो, मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स हो। तो मल्टीपल डिप्लॉयमेंट्स होंगे तो मल्टीपल पॉड डेफिनेशंस होगी, और जितनी पॉड डेफिनेशन होगी उन सबके लेबल अलग अलग होंगे। भाई इस फलाना सर्विस को, माई सर्विस वन को कैसे पता चलेगा कि भाई किस पॉड डेफिनेशन पर भेजना है? वो किससे पता चलता है? लेबल से। तो ये लेबल और ये लेबल दोनों, सर्विस वाला सिलेक्टर वाला लेबल और ये वाला लेबल दोनों मैच होने चाहिए, तभी आपका ट्रैफिक राउट हो पाएगा प्रॉपरली। ठीक है ना? तो ये दोनों, ये आज की क्लास में इन दोनों डिप्लॉयमेंट और सर्विस के कोड को सेम फाइल में लिखने का उद्देश्य मेरा यही है, ताकि आपको आमने सामने दोनों चीजें दिख जाए। समझ में आ रहा है? तो आपको ये लेबल दिख गया माई HTTPD PD1, और यहाँ पर भी वही लेबल दिख गया आपको। मतलब आपको पता चला कि जो भी ट्रैफिक पोर्ट 80 पर आएगा वो अपने को किधर भेजना है, इस लेबल के पोर्ट नंबर 80 पर। तो यही मैंने आपको यहाँ पर समझा रखा है पीपीटी के अंदर। ठीक है ना? तो इनग्रेस से ट्रैफिक आया, इनग्रेस से ट्रैफिक पोर्ट 80 पर आएगा, इधर से ये यहां पर गया, फिर यहां से फिर ये टारगेट पोर्ट 80 पर होते हुए फिर यहां पर जाएगा, फिर कंटेनर के अंदर पहुंच जाएगा। तो फ्लो कहां से चलेगा? डोमेन से चलेगा, तो फाइनली फ्लो कहां तक पहुंचेगा? कंटेनर तक पहुंचेगा। कंटेनर किसके अंदर है? पॉड के अंदर। पॉड किससे चल रहा है? डिप्लॉयमेंट से। डिप्लॉयमेंट को ट्रैफिक कौन दे रहा है? सर्विस दे रहा है। सर्विस को ट्रैफिक कौन देगा? इनग्रेस देगा। तो वो कंप्लीट एक फ्लो है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो आपने ब्राउजर में हिट किया, और ब्राउजर में हिट होते इनग्रेस पर आया, इनग्रेस से सर्विस पे गया, और फाइनली होते हुए आपके पॉड के अंदर चला गया। तो पॉड के अंदर कहां चला गया? कंटेनर के अंदर चला गया, क्योंकि पॉड के अंदर चल क्या रहा है? कंटेनर चल रहा है। सो ये पूरा हुआ, ये मैंने सेव किया। अब मैंने ls-l किया, और मैं इसको kubectl अप्लाई -f httpd YAML -dry -run इक्वल्स टू क्लाइंट, कोई दिक्कत नहीं है, और सर्वर ठीक है। सो एक बार इसको देख लेते हैं, httpd.yaml, और सर्वर वाला कमांड दिया पर्टिकुलर, कंटेनर्स पोर्ट्स। सो इन योर सर्विस का दिस इज रॉन्ग, पोर्ट्स। सो अगेन पोर्ट्स के अंदर हमें क्या लेके चलना पड़ेगा? एक लिस्ट बनानी पड़ेगी। पोर्ट्स के अंदर हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी, ठीक है ना? सो विम httpd, सो ये जो पोर्ट्स वाला ले रखा है बाहर वाला, इसके अंदर हमें लिस्ट बनानी पड़ेगी। सो सबसे पहले तो मैं डैश पोर्ट्स, पोर्ट 80, पोर्ट 80, पर्टिकुलर पोर्ट 80, एंड देन टारगेट। ठीक है ना? ये दोनों एक ही ऑब्जेक्ट का पार्ट है। सेव किया, सेव किया, और मैं इसको वैलिडेट करें हम एक बार। इस बार वैलिडेट हो गया, और अब इसको अप्लाई कर लेते हैं। kubectl अप्लाई -f httpd। ठीक है? तो आपने इस YAML फाइल के अंदर कितने रिसोर्सेज मैंने बना रखे हैं कुबरनेटिस के? दो, एक तो डिप्लॉयमेंट और एक सर्विस। तो डिप्लॉयमेंट क्या बनाएगा? पॉड बनाएगा। तो सबसे पहले तो पॉड चेक कर लेते हैं, kubectl get पॉड, और मैं इसको वॉच करता हूं। देखो कंटेनर क्रिएट हो रहा है, कंटेनर क्रिएट हो चुके हैं भाई। कंटेनर नहीं, पॉड। कितने पॉड बने? 3 पॉड बने उसके। ठीक है ना? तो हमारे पास 3 पॉड है, तीनों रनिंग है। ठीक है? kubectl get replica set। अब रेप्लिका सेट भी बन गया, क्योंकि डिप्लॉयमेंट इनडायरेक्टली क्या क्रिएट करता है? रेप्लिका सेट क्रिएट करता है। तो ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है? अब यहाँ सर्विसेज देख लेते हैं। kubectl get सर्विसेज, ये देखो माय सर्विस वन नाम की आपने एक सर्विस बना ली जो कि अवेलेबल है। तो यहाँ से सर्विसेज किया, सर्विस किया, तब भी आउटपुट आ गया। तो सर्विस को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? SVC। तब भी वही आउटपुट आ गया। सब कुछ परफेक्ट है। अब आपको अपना इनग्रेस सेटअप करना है। सो सबसे पहले मैं अपना इनग्रेस सेटअप करूंगा। सो आपको इनग्रेस अपना कैसे सेटअप करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैं कंट्रोल F किया, इनग्रेस सर्च करूं, मैं इनग्रेस सर्च करूं,
तो इनग्रेस मुझे सेटअप करना है अपने एनजिनिक्स से। तो एनजिनिक्स का इनग्रेस कंट्रोलर ये बिल्ट इन नहीं है, ये अलग से हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर इस फाइल को दे देता हूँ, httpd को दिया मैंने, इस पूरी फाइल को दिया, और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई क्या सेटअप करना है अपने लिए, एक इनग्रेस कंट्रोलर सेटअप करना है। प्लीज सेटअप अ इनग्रेस कंट्रोलर फॉर दिस, प्लीज सेटअप अ इनग्रेस कंट्रोलर फॉर दिस, एंड पर्टिकुलर किस डोमेन के लिए है तो हमें इंस्ट्रक्शंस भी मिल जाएंगे प्रॉपर, ठीक है ना। इसमें पूरा https ले लो ताकि आपको पूरा इंस्ट्रक्शंस, एक पूरा फ्लो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। सो ये पर्टिकुलर किया। तो इनग्रेस कंट्रोलर हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनग्रेस कंट्रोलर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। सो इंस्टॉल आप इस पर्टिकुलर कमांड से कर रहे हो, kubectl अप्लाई, और ये जो कर रहे हैं ये YAML फाइल इंटरनेट पर अवेलेबल है, ठीक है। इंटरनेट पर एक YAML फाइल अवेलेबल है किसकी, इनग्रेस कंट्रोलर की, हमें तो बस वो YAML फाइल अप्लाई करनी है। तो इनग्रेस कंट्रोलर को आप ये kubectl अप्लाई वाली कमांड से, जिसमें आप एक्सटर्नल ये भी दे सकते हो, और मैं आपको हेल्म पैकेज मैनेजर भी बताऊंगा, हेल्म KTest, ये हेल्म पैकेज मैनेजर भी मैं आपको बताऊंगा, जिसके थ्रू आप, हर चीज का पैकेज मैनेजर होता है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के दो पैकेज मैनेजर के नाम बताओ भाई, APT और स्नैप। These are two package manager for Linux, which makes some third party tool to be installed in the OS reliably. Python के अंदर एक पैकेज मैनेजर होता है पिप। Node.js के अंदर दो तीन पैकेज मैनेजर के नाम बताओ, npm, yarn, pnpn। सो चाहे OS हो, चाहे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे क्यूबरनेटिस का क्लस्टर हो, हर चीज का क्या होता है, अपना खुद का एक पैकेज मैनेजर होता है, जो कि किसी थर्ड पार्टी टूल को इंस्टॉल करने के लिए आपको हेल्पफुल रहता है। तो अभी मैं आज की क्लास में क्या हेल्म पैकेज मैनेजर यूज कर रहा हूं कि डायरेक्टली थर्ड पार्टी टूल को इंस्टॉल कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। मगर कल के लेक्चर में मैं वापस से इनग्रेस कंट्रोलर इंस्टॉल करना बताऊंगा, मगर डायरेक्ट नहीं, किसके थ्रू, हेल्म पैकेज मैनेजर के थ्रू, ठीक है ना। काम वही होगा, आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर में क्या आ जाएगा, इनग्रेस कंट्रोलर आ जाएगा, मगर किसकी मदद से आएगा, एक प्रॉपर पैकेज मैनेजर की मदद से आएगा। मगर आज मैं क्या यूज कर रहा हूं, मैं हेल्म पैकेज मैनेजर यूज नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। तो मैं समझना चाहता हूं भाई डायरेक्ट करने में भी कितनी दिक्कत आती है, और पैकेज मैनेजर यूज करेंगे तो वही काम हम कितना इजी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं कुल मिला के क्या कर रहा हूं आपके सामने आज, इनग्रेस कंट्रोलर में इंस्टॉल कर रहा हूं विदाउट यूजिंग बिल्ट इन पैकेज मैनेजर ऑफ क्यूबरनेटिस, दैट इज हेल्म। सो ये मेरा आ गया। अब यहां पर kubectl get ingress, kubectl get ingress, kubectl get pod करो आप, get pod। अब get pod डैश ए किया आपने, kubectl get pod कैपिटल ए किया, तो आपको यहां पर ये पता चल जाएगा कि इनग्रेस कंट्रोलर आ चुका है, मगर ये अभी कंटेनर क्रिएटिंग लिखा हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब मुझे यहां पर डैश वेट करूं। अब देखो इनग्रेस कंट्रोलर रनिंग है, पहले वो कंटेनर क्रिएटिंग आ रहा था, ठीक है ना। तो रनिंग हो जाए तब आपको आगे बढ़ना है। सो मेरा इनग्रेस कंट्रोलर रेडी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। सो kubectl get pod, और स्पेसिफिक नेम स्पेस का देखने के लिए डैश एन लगा दिया इन्होंने, और मैंने 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 क्या किया, kubectl डैश कैपिटल ए लगाया। कैपिटल ए मतलब ऑल नेम स्पेसेस, मेरे क्यूबरनेटिस के अंदर जितने नेम स्पेसेस अवेलेबल है, और उन नेम स्पेसेस के अंदर जितने पॉट्स अवेलेबल है सबके बता दो। उसने बता दिए मेरे लिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या करना है, आपको एक रिसोर्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। एक तो कंट्रोलर हो गया, इनग्रेस कंट्रोलर अलग चीज है, और इनग्रेस का रिसोर्स ऑब्जेक्ट अलग है, ठीक है ना। तो रिसोर्स ऑब्जेक्ट में आप, इनग्रेस के रिसोर्स ऑब्जेक्ट में आप अपने डोमेन को बता सकते हो कि भाई किस डोमेन से रिक्वेस्ट आएगी,
और वो किस रिसोर्स को भेजनी है, ये सारा डेफिनेशन, ये सारे इंस्ट्रक्शन अपन किधर लिखेंगे, इंग्रेस रिसोर्स ऑब्जेक्ट के अंदर लिखेंगे। और ये इंग्रेस रिसोर्स ऑब्जेक्ट के लिए आपको एक यामल फाइल बनानी पड़ेगी, या फिर आप बनी हुई यामल फाइल के अंदर भी काम कर सकते हो। बस शर्त ये है कि आपको सारे रिसोर्स ऑब्जेक्ट किससे सेपरेट करने पड़ेंगे, 3 डैश से सेपरेट करने पड़ेंगे। समझ में आया? सो मैं सिंगल यामल फाइल के अंदर सारे रिसोर्स ऑब्जेक्ट भी डिफाइन कर सकता हूं। तो ये सारे मैंने डिफाइन किए। एपीआई वर्जन, काइंड, मेटा डेटा और स्पेक, ये टॉप लेवल एलिमेंट सबके फिक्स हैं। अब इसमें रिसोर्स दे दिया, एनोटेशन दे दिया, ये सारी चीजें हैं बेसिकली। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब रिक्वेस्ट इस डोमेन से आएगी, यहां पर आप देखना, जब क्यूबरनेटिस पर एक्सटर्नल ब्राउजर से रिक्वेस्ट आएगी, क्यूबरनेटिस पर आएगी, तो सबसे पहले क्यूबरनेटिस का कौन सा कंपोनेंट या कौन सा ऑब्जेक्ट उस इनकमिंग एचटीटीपी रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, दैट इज इंग्रेस। इंग्रेस हैंडल करेगा, और इंग्रेस किसको देगा, रिसोर्स को। अब आपके पास तो बहुत सारे रिसोर्स है, माय सर्विस, आपके पास तो बहुत सर्विसेज है, माय सर्विस 1, माय सर्विस 2, माय सर्विस 3। तो इंग्रेस को भाई कैसे पता चलेगा कि सर्विस 1 को देना है कि सर्विस 2 को देना है, वो सारी चीजें आप यामल के अंदर ये डिफाइन कर सकते हैं। वो जो यामल आप लिखोगे ना, इंग्रेस वाली यामल फाइल जो आप बना रहे हो ना, उसमें आप सब बताओगे भाई किस डोमेन से रिक्वेस्ट आएगी और किस सर्विस को देना है। ये दोनों बातें इस यामल फाइल के अंदर डिफाइन हमने कर रखी है। यहां पर आप देखो, किस डोमेन से रिक्वेस्ट आएगी ये डिफाइन कर रखा है, और किस सर्विस को देना है, सर्विस के बारे में भी हमने यहाँ पर बैकएंड में, बैकएंड वाले सेक्शन में दे रखा है। क्या चीजें समझ में आ रही है? ठीक है ना? तो बस कुछ नहीं किया, कॉपी किया इसको मैंने अभी के लिए, पेस्ट कर दिया। ठीक है, स्केप कॉलन डब्ल्यू क्यू इंटर कैट किया मैंने, एच टी टी पी डी यामल फाइल तो मेरे पास अवेलेबल है। इस यामल फाइल को मैं ऑलरेडी अप्लाई कर चुका हूं। अब जबकि इस यामल फाइल में नए चेंजेस आ गए हैं, तो आप अपनी यामल फाइल को कितनी भी बार अप्लाई कर सकते हो। उस यामल फाइल के अंदर अगर कुछ भी ऐसा नया मिला, तो उन नए रिसोर्सेस को वो दोबारा रन कर देगा, पुराने वाले को दिक्कत नहीं देगा, बट नए जो चीज आ गए उस हिसाब से वो अप्लाई कर देगा। सो व्हाट आई कैन डू, क्यूबसीटीएल, क्यूबसीटीएल अप्लाई डैश एफ और httpd यामल। देखो ये क्या बोल रहा है कि भाई डिप्लॉयमेंट में तो कोई चेंजेस नहीं है, सर्विसेज में भी भाई कोई चेंजेस नहीं है, और अगला जो आपने सेक्शन बना रखा था इंग्रेस वाला, उसमें चेंजेस थे, तो उसने उसको क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया, क्रिएट कर दिया। ठीक है ना? ये आपको चीजें समझ में आई। चलो अब इंग्रेस के बारे में देख लेते हैं। भाई इनको देखने के बाद हमें अपना क्या चेक करना है, हमें हमें इंग्रेस चेक करना है, क्यूबसीटीएल गेट इंग्रेस। तो जो भी आपने रिसोर्स बनाया है, क्यूबसीटीएल गेट इंग्रेस, 3 फॉर्मेट, प्लूरल, सिंगुलर और शॉर्ट। तो इंग्रेसेस भी चलेगा, इंग्रेस भी चलेगा, और शॉर्ट आईएनजी भी चलेगा। समझ में आ रहा है? तीनों चीजें पता चल गई। तो आपने एक इंग्रेस सेटअप कर रखा है जिसमें क्लास एनजिनिक्स यूज कर रखी है हमने पर्टिकुलर, तो सब कुछ सही है। अब आपको अपना ब्राउजर हिट करके टेस्ट करना है, आपको ब्राउजर हिट करके टेस्ट करना है। इतना करने के बाद आपने अभी सिर्फ HTTP सेटअप किया होगा। तो मैं अपने ब्राउजर पे गया और इनकॉग्निटो पर जाऊंगा, इंटर करूंगा, हिट करूंगा और रिफ्रेश करूंगा, कंटिन्यू किया, हमारा आ गया इट वर्क्स। इट वर्क्स किसके लिए आता है, अपाचे के लिए। अब यहां पर देखो ये नॉट सिक्योर आ रहा है, तो नॉट सिक्योर आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा यूआरएल जो है, अगर आप केयरफुली अगर इसको देखोगे, नॉट सिक्योर तभी आता है जब आपका HTTP होता है। अब आपको SSL सर्टिफिकेट्स लाने, तो SSL सर्टिफिकेट्स लाने के लिए आपको अपना सर्टिफिकेट मैनेजर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आपको एक और टूल इंस्टॉल करना पड़ेगा, दैट इज योर सर्टिफिकेट मैनेजर, यू नीड टू इंस्टॉल। जैसे आपने Nginx कंट्रोलर थर्ड पार्टी इंस्टॉल किया, उसी प्रकार से सर्टिफिकेट मैनेजर भी अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और वो एक ही बार करना पड़ेगा। मान लो आपको 10 डोमेन के लिए HTTPS लाना है, तो 10 बार सर्ट मैनेजर इंस्टॉल करेंगे कि एक ही बार करेंगे? एक ही बार करेंगे। सर्टिफिकेट मैनेजर एक ही बार इंस्टॉल करने हैं, मगर रिक्वेस्ट में उसी एक ही मैनेजर से मैं कितने डोमेन के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूं, मल्टीपल डोमेन्स के लिए। ठीक है ना? सो ये अगेन वो कमांड दे रखी है। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू इंस्टॉल द सर्टिफिकेट मैनेजर। सो यहां पर मैंने सर्टिफिकेट मैनेजर इंस्टॉल किया आपके सामने,
हम सर्टिफिकेट मैनेजर इंस्टॉल कर लेते हैं। सो ये मेरा सर्टिफिकेट मैनेजर मैंने इंस्टॉल किया। ये सर्टिफिकेट मेरा मैनेजर रहा इंस्टॉल। अप्लाई किया, इंस्टॉल हो गया। अब देखते हैं kubectl गेट पॉड ऑल। अब देखो ये सर्ट मैनेजर आ गया और क्या आ रहा है, कंटेनर क्रिएटिंग। ये वेट किया मैंने 14 सेकंड पहले, कौन से 3 पॉड आए नए अपने पास, सर्ट मैनेजर का, ठीक है ना। एक और आया सर्ट मैनेजर वेबुक वाला आया, वो भी आ गया, ठीक है ना। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, सर्टिफिकेट मैनेजर को इंस्टॉल करना है जो इवेंचुअली हमें पॉड्स दे देगा। और उन पॉड के अंदर कुछ पैकेजेस होंगे, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होंगे जो एसएसएल लाने में मदद करेंगे। ओवरऑल अभी आपको ये समझना है। तो ये चीज तो हो गई। अब आपको क्या करना है, अब आपको नाउ कॉन्फ़िगर फॉर HTTPS SSL। अब आपको अपना एक क्लस्टर इश्यूअर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो सर्टिफिकेट मैनेजर आपने इंस्टॉल कर लिया और लेट्स एनक्रिप्ट आपने इंस्टॉल कर लिया। अब आपने ये भी चेक कर लिया कि भाई सर्ट मैनेजर के पॉट आ गए हैं। अब आपको एक इशूअर फाइल इंस्टॉल करनी पड़ेगी, इशू करना, ठीक है ना। सो लेट्स एनक्रिप्ट की वेबसाइट पर जाओ। लेट्स एनक्रिप्ट की वेबसाइट पर हम गए। भाई ये लेट्स एनक्रिप्ट की वेबसाइट आपको फ्री में 90 दिन के लिए, 90 दिन 90 डेज के लिए आपको क्या प्रोवाइड कर देती है, SSL HTTPS प्रोवाइड कर देगी 90 दिन के लिए। 90 दिन बाद दोबारा फिर से आप रिन्यू कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट। तो सर्टिफिकेट SSL आपको लाइफ टाइम इस तरीके से फ्री मिल सकते हैं। तो लेट्स एनक्रिप्ट है। अब लेट्स एनक्रिप्ट के लिए हमें इनको रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि भाई इस डोमेन के लिए तुम मेरे को सर्टिफिकेट दे दो। तो उसके लिए हम एक फाइल बनाएंगे, क्लस्टर इशूअर। इशूअर मतलब जो इशू के लिए रिक्वेस्ट कर सके, किसको, लेट्स एनक्रिप्ट वेबसाइट, ठीक है ना। तो मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, हाथ जोड़ने पड़ेगा, भाई दे दे 90 दिन के लिए मेरे को सर्टिफिकेट दे दे। तो मुझे एक फाइल बनानी पड़ेगी, यामल फाइल, जिसके अंदर वो इशूअर के इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो कि रिक्वेस्ट करेगा, जिसमें कुछ चैलेंजेस होंगे, एक्मा चैलेंजेस होंगे, और आपको वो सारे पास हो जाएंगे तो आपको SSL दे देगा। तो बस अभी के लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि मुझे एक इशूअर फाइल बनानी है। उस इशूअर में मुझे एक और क्यूबरनेटिस का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब अगेन आपको पता होना चाहिए कि या तो मैं सेपरेट सेपरेट यामल फाइल बना लूं, या सॉरी यामल फाइल को एक सिंगल में भी ले सकते हैं, बट शर्त क्या है, 3 डैश की। तो चलो इसका भी हम ले लेते हैं। विम HTTPD गए, लास्ट में गए, इंसर्ट में गए, और सबसे पहली चीज क्या है, हम लगाएंगे 3 डैश। 3 डैश लगाया, इंटर किया। ये सारा सर्टिफिकेट इशूअर का जो इंस्ट्रक्शन है ये कॉपी किया मैंने, यहाँ पर आए, और यहाँ पर ये कुछ कुछ चीजें बोल रहा है कि भाई आप अपने ईमेल एड्रेसेस सही दे देना, ठीक है ना। ये ईमेल एड्रेसेस सही दे देना। तो यहाँ से मैं अपना रियल ईमेल एड्रेस दे देता हूँ, @gmail.com, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर इस इंग्रेस फाइल के अंदर यहाँ पर मुझे कुछ एडिशनल इंस्ट्रक्शन और लिखने पड़ेंगे जो मेरे TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी या SSL को हैंडल करे। तो मैं इस फाइल को लिया, मैंने सेव किया, इसको कैट किया, और ये जो भी मेरी HTTP वाली फाइल है, इस पूरी फाइल के अंदर, एक सिंगल फाइल के अंदर, मैंने डिप्लॉयमेंट, मैंने सर्विस, मैंने इंग्रेस, और मैंने क्लस्टर इशूअर, सब के सब रिसोर्सेस एक ही यामल फाइल के अंदर मैंने डिफाइन कर दिए। भाई इस पूरी फाइल को मैं लेऊंगा और मैं GPT को बोलूंगा कि भाई इसमें मुझे SSL के लिए भी फिक्स कर दे, प्लीज फिक्स फॉर इस पर्टिकुलर डोमेन के लिए, ये इस HTTPS और पर्टिकुलर डोमेन के लिए। तो वो आपको आपके इस YAML फाइल में क्या कमी है वो आपको बता देगा। स्टार्टिंग में तो आप ऐसे रेफर करके कर सकते हैं, बट धीरे धीरे आपको इतना प्रोविजनिंग करना है कि कॉपी पेस्ट करने का हैबिट चला जाना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो इनग्रेस के अंदर ये सब आपकी YAML फाइल की जो डेफिनेशन है सब कुछ सही है, सिर्फ इनग्रेस वाला जो ब्लॉक है उसमें कुछ चीजों की कमी है, ये बता रहा है कि आपने HTTPS आपने अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं कर रखा है। तो आपको ये बता रहा है, ये इनग्रेस वाला पूरा ब्लॉक बता रहा है, जिसमें एनोटेशंस में ये सर्टिफिकेट मैनेजर और ये चीजें मिसिंग है, TLS वाला पार्ट मिसिंग है, ये सारी चीजें मिसिंग वाले पार्ट बता रहा है।
ठीक है ना। तो मैं इस पूरे YAML फाइल को ले लेता हूं, ठीक है, और अपने इस पे गया, मैं विम किया httpd YAML, और मैं किसको गया, इंग्रेस वाले ब्लॉक को मैं डिलीट कर देता हूं। डी 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 डी, पता है भाई डी डी क्या है, ये मत पूछना। dd is a vim command to remove a single line। %d क्या है, सारे कंटेंट को एक साथ रिमूव करना है %d, और एक एक लाइन को डिलीट करना है तो dd डिलीट द लाइन, ऐसा मैंने कुछ याद कर रखा है, डिलीट द लाइन dd, ठीक है। और इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और मैंने एस्केप कॉलन w एंटर किया, ठीक है। अब मैं कैट कर लेता हूं एक बार और। अब ये मैं अपना उस फाइल को बता देता हूँ, ये इनग्रेस वाला रिसोर्सेस, पहले मेरे पास ये रीड राइट टारगेट था, मगर ये सर्ट मैनेजर और ये वाला ब्लॉक नहीं था, ये भी मैंने डिफाइन कर दिया। और टीएलएस वाला पार्ट ये मैंने एक्स्ट्रा डिफाइन कर दिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, एसएसएल चाहिए, ठीक है ना। बाकी सब ठीक है, सारा रिसोर्सेज मैंने एक सिंगल YAML के अंदर कर दिया। अब चलिए अब देखते हैं हमें क्या करना है पर्टिकुलर। अब मैं अपने इस YAML फाइल को रीअप्लाई करूंगा, kubectl अप्लाई -f और httpd। तो इस फाइल के अंदर डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी है, हो गया है, सर्विसेज ऑलरेडी हो गए हैं, इनग्रेस ऑलरेडी हो गया है। एक नया ब्लॉक मैंने कौन सा, क्लस्टर इशूअर का मैंने नया डिफाइन किया, और जो इनग्रेस वाला ब्लॉक था उसमें कुछ सेक्शन मैंने नए ऐड कर दिए। तो मेरा क्यूबरनेटिस इस kubectl इस फाइल को मेरे एपीआई सर्वर को देगा, और एपीआई सर्वर वैलिडेट करेगा कि भाई कौन कौन से बन गए हैं, कौन कौन से नहीं बने हैं, क्या चेंजेस है, उस हिसाब से वो रीअप्लाई कर देगा, ठीक है ना। kubectl का काम सिर्फ इतना है, इस YAML फाइल को क्लाइंट से लेना और किसको देना, एपीआई सर्वर को। ये सारा फ्लो पता होना चाहिए अपने को धीरे धीरे। अब आप देखना डिप्लॉयमेंट में क्या बोला उसने, अनचेंज्ड, क्योंकि मैंने डिप्लॉयमेंट में छिड़कानी नहीं करी, मैंने सर्विसेज में छिड़कानी नहीं करी, मैंने सिर्फ चेंजेस कहां किए था, इंग्रेस में टीएलएस वाला ब्लॉक, तो इसने क्या बता दिया, कॉन्फ़िगर्ड। और लेट्स एनक्रिप्ट वाला पूरा के पूरा नया था, तो उसने क्रिएट कर दिया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो अब सबसे पहले कमांड देखते हैं, सर्टिफिकेट्स, kubectl गेट सर्टिफिकेट, kubectl गेट सर्टिफिकेट्स, kubectl गेट सर्टिफिकेट्स। तो आप देखो ये फॉल्स बता रहा है। सो यहां से आपको करना है kubectl डिस्क्राइब सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट का नाम, डिस्क्राइब सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट का नाम। तो आपके सर्टिफिकेट का नाम माई टीएलएस सीक्रेट है, ये इंटर किया तो आपको पूरा प्रोजेक्ट, पूरा ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। इसमें से लास्ट इवेंट वाला ब्लॉक अपने काम का है, मतलब आप कोई भी रिसोर्स ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, आप YAML के थ्रू क्यूबरनेटिस का ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना, रिसोर्स बना रहे हो ना, तो उस ऑब्जेक्ट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो किस कमांड से आप कर सकते हो, kubectl डिस्क्राइब एंड द ऑब्जेक्ट नेम। So which object I am describing? Certificate object. Because anything in Kubernetes is a object. Is a Kubernetes object. So I am describing my TLS object, and the last line you can say that certificate has been issued. So आपने अपने सर्वर 173 से लेट्स एनक्रिप्ट की वेबसाइट को हाथ जोड़ के बोला कि भाई मेरे इस फलाने डोमेन के लिए क्या कर दो, SSL दे दो, कितने दिन के लिए, 90 दिन के लिए। और उसने दिया कि नहीं दिया वो पता कैसे करेंगे, डिस्क्राइब कमांड से। तो डिस्क्राइब कमांड में इवेंट वाला सेक्शन देखना है और लास्ट में देखना है कि भाई ये लाइन लिखी हुई आ रही है कि नहीं आ रही। इसका मतलब आपने जब रिक्वेस्ट करी होगी, उसने एक चैलेंज वाली प्रोसेस होती है, ECMA चैलेंज वाली प्रोसेस, वो सक्सेसफुली हुई और आपको सर्टिफिकेट इशू हो गया। अब इसी कमांड में उस kubectl गेट सर्टिफिकेट वाली कमांड को फिर से चलाओगे तो पहले तो लिखा हुआ आ रहा था फॉल्स, पहले क्या लिखा हुआ आ रहा था, फॉल्स, क्योंकि उस दौरान जब मैंने कमांड हिट करी थी उस समय वो रिक्वेस्ट कर रहा था और चैलेंज की प्रोसेस चल रही थी, वैलिडेशन हो रहा था, और कुछ देर बाद वो वैलिडेशन पास हो गया, चैलेंज पास हो गया और आपको सर्टिफिकेट सक्सेसफुली इशू हो गया। तो देखो लास्ट में क्या हुआ, ट्रू हो गया। अब ट्रू हो गया इसका मतलब मुझे सक्सेसफुली क्या डोमेन मिल गया है, HTTPS मिल गया है। कॉपी किया, ब्राउजर में गए और टेस्टिंग किधर करनी है अपने को, इनकॉग्निटो में करनी है विद द हेल्प ऑफ HTTPS। प्रिंटर करेंगे और सक्सेसफुली ये देखो यहाँ पर कनेक्शन इज सिक्योर।
समझ में आया? तो आज की क्लास में हमने ये चीज देखी। हालांकि मैं एक ही डोमेन बता पाया हूं, अब आपको फिर से क्या करना है, मल्टीपल डोमेन के लिए टेस्ट करना है कि भाई विजय विजय वाले डोमेन की रिक्वेस्ट तो जाएगी अपाचे को, और शुभम वाले डोमेन की रिक्वेस्ट जाएगी एनजिनिक्स को, और दोनों के क्या होने चाहिए, एसएसएल होने चाहिए, है ना। और पूरा फ्लो एंड टू एंड क्लियर होना चाहिए कि भाई किस डोमेन की रिक्वेस्ट किस पॉड तक पहुंचनी है, इसका पूरा फ्लो पता होना चाहिए कि ब्राउजर से रिक्वेस्ट आई, सबसे पहले सर्वर पर वो आपके क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर एंटर कर गई। क्यों? क्योंकि मैंने पोर्ट मैपिंग कर रखा था 80:80 443:443। तो मेरा रिक्वेस्ट क्लस्टर के अंदर गया, क्लस्टर के अंदर जाते ही सबसे पहले क्यूबरनेटिस क्लस्टर का कौन सा रिसोर्स आपके इनकमिंग ट्रैफिक को हैंडल कर रहा है, इंग्रेस। इंग्रेस ट्रैफिक आया और इंग्रेस फिर किस सर्विस को देगा, वो चीज भी आपने इंग्रेस वाली यामल फाइल के अंदर आपने बता रखा है। देन फाइनली आपका ट्रैफिक मैंने वहां तक पहुंचा दिया, और मैंने एसएसएल सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट करना भी बता दिया, और उस सर्टिफिकेट ऑब्जेक्ट को आप देख भी सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। और भी यहाँ पर हम कुछ देख लेते हैं, आप अपने सर्टिफिकेट को डिस्क्राइब भी कर सकते हो, ये यहाँ पर हमने डिस्क्राइब। आप जो चैलेंजेस कर रहे थे, आपने जब सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट करी, तो इंटरनली कुछ चैलेंजेस ऑटोमेटिकली वो क्रिएट करता है और ऑटोमेटिकली पास करता है। उन चैलेंजेस के बारे में आप देख सकते हो, क्यूबसीटीएल गेट चैलेंजेस, और डैश ए किया नो चैलेंजेस। अब ये चैलेंजेस कंप्लीट हो गए और डिलीट हो गए। अब ये जब आप वो सर्टिफिकेट इशू की रिक्वेस्ट करते हो, तुरंत आपको ये कमांड चलानी, तब आपको यहाँ वो पेंडिंग दिखाई देगा। आप मेरे को बताना कि सर ये पेंडिंग, अभी ये देखो बता ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि ये चैलेंजेस पास भी हो गए, कंप्लीट भी हो गए, और मेरे रिसोर्सेस से रिमूव भी हो गए। अभी यहाँ पर नो रिसोर्स फाउंड आ रहा है, मगर जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं तुरंत ये कमांड चलाऊंगा ना, तो वो पेंडिंग लिखा हुआ आता है। ठीक है ना? तो ये चीज भी हमें करके देखनी है, और बाकी सारी चीजें हमारी परफेक्ट आज हो गई।